प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीडीएम आज नींद से जागी है और 2 जलसों का ऐलान कर दिया है। एक 16 अक्टूबर को होने जा रहा है फैसलाबाद में, एक 31 अक्टूबर को होगा डेरा गाजी खान में। ये मुलाकात है जो आज शहबाज शरीफ साहब की हुई है फजलुर रहमान साहब के साथ। इस मुलाकात के बारे में कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी और ख़बरें आज ये भी हैं कि कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कुछ गिले शिकवे भी किए हैं कि जनाब हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं एक ख़ास मकसद के लिए और आप मुज़ाहमत की बातें कर रहे हैं। एक तरफ बिलावल साहब चले गए हैं, दूसरी तरफ अगर आप मुज़ाहमत की बात करेंगे तो मेरा क्या बनेगा। कुछ इस नौयत की या कुछ इस फिक्रमंदी के साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ गिले शिकवे किए हैं और शहबाज शरीफ साहब ने 2 जलसों के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। एक फैसलाबाद में हो रहा है, दूसरा डेरा गाजी खान में हो रहा है। जाहिर है एक फैसलाबाद वाला जो है वो PMLN होस्ट कर रही होगी और डेरा गाजी खान वाला जो है वो मौलाना और उनकी टीम होस्ट कर रही होगी। अब इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस क्या है और PDM बगैर कोई लाहे अमल बनाए जलसे कर रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा पॉलिटिकली। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि जी हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर घर चली जाए और फ्रेश इंतखाबात करवाए जाएँ, शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। क्या शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को यकीन है कि जो मुतालबा कर रहे हैं ये पूरा हो सकता है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। आज शहबाज शरीफ साहब की सीढ़ियों से गिरने के बाद और सेहतयाबी के बाद पहली जो है वो मीडिया अपीयरेंस थी और पहली ही मरतबा आज वो सुबह बैंकिंग कोर्ट में भी पेश हुए हैं। तवक्को की जा रही थी कि चूंकि इस दौरान नैब ऑर्डिनेंस आया है जिस पर उनकी पार्टी ने कुछ शोर भी मचाया तो शहबाज शरीफ साहब बड़े ज़ोर शोर के साथ इसको मुस्तरद करेंगे, लेकिन उन्होंने मुस्तरद तो किया है लेकिन बड़े धीमे से लहजे में मुस्तरद किया है शहबाज शरीफ साहब ने। अब क्या इसकी बाकी शिकों पर इत्तेफाक है उन्हें जिसके बारे में वो समझते हैं कि चलें ये तो काबिल कबूल है एक्सटेंशन को छोड़कर बाकी चीज़ें। तो PMLN की क़यादत महमद के फार्मूले के साथ इस नैब ऑर्डिनेंस को कैसे देख रही है इस पर बात करेंगे। और आज जो शहबाज शरीफ साहब अबूरी ज़मानत की तौसीक़ के लिए बैंकिंग कोर्ट में सुबह गए हैं, बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने FIA की शिकायतें जज साहब को लगाई हैं। उन्होंने कहा कि ये तासुर दे रहे हैं, मीडिया खबरें जारी करते हैं, मीडिया में ये आज उन्होंने जो अल्फाज से शहबाज साहब के उनके अल्फाज थे कि FIA ने बड़ा जोर लगा के आज के अखबारों में ये खबर छपवाई है कि मैं सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा और इधर उधर की बातें कर रहा हूं। तो इस पर उन्होंने एहतजाज भी किया और जज साहब ने फिर कहा भी कि आप मीडिया को खबरें जारी ना करें। FIA से कहा कि आप जो जिम्मेदारान से कहें उनको पाबंद करें कि वो मीडिया को खबरें जारी ना किया करें। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने हेयरिंग खत्म होने के बाद वक्त लेकर 3-4 मिनट गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरे साथ सवाल जवाब हो रहा होता है और उधर खबरें मीडिया में चल रही होती हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब से 20 सवाल किए गए उसका जवाब FIA को लगता है कि गैर तसल्ली बख्श तरीके से दिया गया है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद है, बहुत अरसे के बाद मेरे शो में तशरीफ ला रहे हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहते हैं। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, न्याज़ी साहब आपका भी शुक्रिया। उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उवैस साहब आपका भी खुशामदीद शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब ये ज़रा PDM से शुरू कर लेते हैं। एक क्या अचानक से क्या ख्याल आया 2 जलसे आज फड़काने का ऐलान कर दिया है 16 को और 31 को। ये PDM ने कोई लाहे अमल बनाया है या बस जलसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? पहली बात यह है कि एक और प्रोग्राम जिसमें मुल्क के मसाइल कुछ और हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और डिस्कस करेंगे और आवाम किन्हीं और चक्रों में पड़ी हुई है और हमने उनकी कोई और चक्रों में पड़े हुए हैं। भाईजान इस वक्त क्या मुल्क के बैरूनी सरहदों पर देखें, अफ़गानिस्तान और हमारी अमरीकी जो नायब वज़ीर ख़ारजा आका हमारी तशरीफ़ लाई हैं वो और FATF और IMF और कांग्रेस में हम बिल पेश हुआ है कि इस मुल्क को कोई सबक सिखाया जाए, यानी वो उस मुल्क को जिसने 75,000 शहादतें दी, खरबों का नुकसान करवाया, पराई जंगें लड़ी और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत कचूमर निकाल दिया है अवाम का। हम किन लोगों में पड़े हुए हैं? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन और PDM। अब इस गुब्बारे से हवा निकल गई है भाईजान। अब वो निकल गए इससे। नवाज शरीफ साहब की मज़ाहमत और इनकलाब हवा हो गया है। शहबाज शरीफ साहब की मफामत जो है वो अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। बिलावल साहब अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। मौलाना साहब से को कहना ये है कि मैंने तो सुना था कि मोमन एक सुराख से एक बार ही डसा जाता है
आपको पहले भी आपने लॉन्ग मार्च किया था ना, कराची से सी ऑफ किया बिलावल ने, ना लाहौर में वेलकम किया हाउस ऑफ शरीफ ने, और फिर जलसों में तकरीरें करके निकल गए, और आप भी प्लान A B C D करके दुआए खैर करके निकल गए, और फिर उसके बाद आर पार, और फिर उसके बाद इस्तीफ़े, और फिर उसके बाद इमरान खान को गिरबान से पकड़ के निकालेंगे, और फिर वो गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ साहब की जो बड़कें, और फिर उसके बाद कराची, और फिर उसके बाद कोयटा, और फिर उसके बाद क्या 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 किया जाए, वो लातादाद वो आल पार्टीज़ मीटिंग्स, वो लातादाद रहबर कमेटियाँ, वो उसके बाद सारे प्लान, वो 26 नुकात, वो सारे वो जमहूरियत को जो सर पे कंधों पे उठाए हुए हैं, क्या करें? यानी फ़ौरी इंतखाबात क्या, मुझे समझ नहीं आई, फ़ौरी इंतखाबात का क्या करना चाहते हैं? फ़ौरी इंतखाबात करवा कर क्या करना चाहते हैं? खुद इक़्तिदार में आना चाहते हैं? ठीक है, हालात इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टॉप क्लास है कि उन्होंने ये 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे, ये कंप्रोमाइज्ड, ये करप्शन में नक्को नक डूबे हुए, ये डीलों ढीलों वाले लोग, उन्होंने इनको 3 साल में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, महंगाई, उनके वादों से फिरना, और एक के बाद एक, लेकिन इसके बाद क्या? ये सारे तो दाई थे, ये मौलाना फजलुर रहमान, ये शहबाज शरीफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब, ये पता है आपको, याद है मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ था जब इमरान खान बाहर डी चौक पे बैठे हुए थे, ये जमहूरियत के दर्स देते थे हमें, और कहते थे ये कैसा आदमी है जो कहता है कि मुस्ताफ़ी हो जाओ और असम्बलियाँ मुस्ताफ़ी हो जाएँ, भाई हमें मुद्दत पूरी करने दें। फिर नवाज शरीफ साहब की आपको वो पंजाब हाउस में वो आपदीदा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कैसा मुल्क है जिसमें किसी भी हुकूमत को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। तो फिर उसके बाद ये सारे दावे कि नहीं, जमहूरियत, डब्बा बंद जमहूरियत जो हमें नसीब हुई है, ये इस जमहूरियत को तभी ये पले फूलेगी कि जब सारे अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो मुद्दत पूरी करने दें, आप भुगते, हम शुक्र अदा करें कि तब्दीली सरकार की परफॉर्मेंस इस तरह के डे बाई डे आपको हवा मिल रही है और वो डूबे जा रहे हैं। अब फौरी इलेक्शंस के बाद क्या करेंगे? फौरी इलेक्शंस करवा कर किस तरह करवाएंगे फौरी इलेक्शंस? आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स कर ली, आपने कोई मशीनें ले आए, आप शफाफ इंतखाबात के लिए कुछ कर चुके हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, तो अब करने दे। 2 साल रह गए हैं, 2 साल भी भुगते, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी उनके ऐसे ही नारा है, दावा है, वादा है, और वो रेलिवेंट रहने की बात है, वरना उनको भी पता है कि ना फौरी इंतखाबात होने हैं। ठीक है, और ना शायद वो चाहते हैं, एतमाद ला सकते थे, जो इस्तीफे मुंह पे मारने थे वो मारे नहीं है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। एक तो वैसे जो आपने बात की ना शुरू में, मैंने कहा चलें बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं इंटरप्ट नहीं करता आपको। वो जो आप कह रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं और उस पर हम बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं। अफगानिस्तान के मामला, ये बॉर्डर के इशूज़, ये महंगाई के मसाइल, इस पर हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये फजलुर रहमान साहब और ये इनका भी तो कुछ करना है ना, करंट अफेयर्स का हमारा शो है, आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए इसका भी भाईजान ये मिजाहिया फिल्में चली हुई हैं। हाँ, ये मिजाहिया फिल्में चली हुई हैं, ये मिजाहिया फिल्में चल रही हैं आवाम में। वो जो दूसरी होती है ना फिल्में, वो जो दुखी फिल्में चल रही हैं अवाम के घरों में, और ये मिजाहिया फिल्में चल रही हैं। इनके किसी का कोई भी रेलिवेंट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को क्या गुर्बत का पता, इमरान खान साहब ने कब आखिरी बजट बनाया है अपने घर का, मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो को क्या गुर्बत का पता, न मौलाना साहब के अल्हम्दुलिल्लाह कितने उन्होंने जाके यूटिलिटी स्टोरों से कब चीज़ें खरीदनी है, जुमा बाजारों में जाना है, इन सारों ने कब बिजली के और गैस के बिल देने हैं, इन्होंने कब इनको पता चलना है कि पेंशन के लेने वालों के क्या मसाइल हैं और तनख्वाहों वालों के क्या मसाइल हैं। ये सारे मिजाहिया फिल्में हैं, चलने दें, ये हमारे लोग नहीं हैं। सही है। अच्छा, मुझे एक बात, जुमला जो आपने कहा कि मोमिन इनकी रोटी, अच्छा या एक जुमला मैं बोलता जाऊं, एक जुमला सिर्फ मैं अली अमीन गंडापुर साहब सुन रहे हो, शायद उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने सुबह जब चाय पी थी तो उसमें से 9 नहीं 18 दाने कम चीनी के डाले थे और आज जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने 12 नवाले कम खाए थे। उम्मीद है मेरे मुल्क को कुछ फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे हफीजुल नैयर साहब ये बताएं कि अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि मोमिन एक सुराख से दूसरी मरतबा नहीं डसा जाता, तो मौलाना क्यों डसने के लिए था? मौलाना के पास दूसरी और फिर तीसरी मरतबा डसे जाने के अलावा ऑप्शन क्या है? पहली बात तो यह है कि अमीनुल्लाह गंडापुर साहब के पास शायद भी है, तो ये सहूलत अगर भट्टी साहब के पास नहीं है तो बदकिस्मत हैं। जिनको उन्होंने मशवरा दिया था
उनका ख्याल था कि साथ शहद की जो महंगी वाली बोतलें जो है ना वो भी साथ पड़ी होंगी। तो शहद वाले अमीनुल्लाह गंडापुर। तो बहरहाल एनीवे देखें जी, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने इस मुल्क को टूटते देखा है। वाक़यात तो मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की 74 साल तारीख ऐसे हथेली पे पड़ी है, और एक लम्हा जब भी मैं कोई पाकिस्तानी सियासत बात करता हूँ तो 14 अगस्त से और फिर उससे पहले भी जिस तकलीफ़ से ये मुल्क हासिल किया गया था और जिस सलाहियत को इस्तेमाल करके किया गया था वो भी मेरे सामने है। ये आज पाकिस्तान जो है तबाही के गढ़े पे खड़ा है। पाकिस्तान 4 सू जो है इस वक्त, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 16 दिसंबर 1971 को जब ये मुल्क टूटा था, जो हमारी पूरे निसाब में जो हदफ है ऐसी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है, तो 15 दिसंबर को पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़े बड़े दानिश्वरों के सामने कोई इस किस्म का जो जिसको कह रहे कि थोड़ा सा भी निज़ाम नहीं था। ये सामने आप मेरी बातें हरकत हिलेंगे ना तो मुझसे बात नहीं हो सकती, मेरी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है जी। अच्छा, वैसे एक बात है न्याय साहब कि मैं पिछले कोई 1.5 साल से ना एक ज़मीनी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वापस चाहता हूँ आप ज़रा कंसंट्रेट करें इस गुफ्तगू पे कि आप मुख्तलिफ सवालों के जवाब में 1971 के वाक़े को लेकर आते हैं और आप मौजूदा हालात के साथ उसको जोड़ते हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को भी 1971 जैसे मसाइल का सामना है, और पिछले 2 साल से आप डरा रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे मेरी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को उस तरह के मसाइल सामने नहीं है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान को 71 जैसे चैलेंजेस है या टूटने के जैसे खदशात का सामना है। मैंने सवाल वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से किया था, अगर आप उस पर भी रोशनी डालना चाहें तो। देखिए जी, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मेरे नज़दीक मुझे पता है कि मेरी तरजीहात क्या हैं। आप एक डिज़ाइनर सूट पहन के निकलते हैं ना, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जी कि इस वक्त जो कुछ है इसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, और जो कुछ इससे पहले भी होता रहा उसके जिम्मेदार कुछ सियासी हुकूमतें नहीं रही, पहली बात। और इसके बारे में जो है ना मज़ीद तफसील में जाए बगैर, जो इस वक्त मसलन आपने एक डिज़ाइनर सूट पहना हुआ है ना, और आप जब जा रहे होते हैं ना, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और एक फंक्शन में सामने जाना है या दुल्हा बन के जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि कोई छींट भी उस पर ना आए, कोई उसके ऊपर खाक भी ना पड़े, आप निकले जाएं। लेकिन अगर आप दरिया के अंदर उसी सूट के साथ आपको फेंक दिया जाए तो आप ये नहीं कहेंगे मेरा सूट बचाओ, आप कहेंगे मेरी जान बचाओ। इस वक्त मुल्क के अंदर जो मैं बात करता हूँ ना, हमें बहुत सारे जो सियासी जो वाक़यात होते हैं उनके तसलसल नहीं पता। बलूचिस्तान के अंदर अगर हमारे मसाइल और नहीं ख़त्म हो रहे, इन्हें ख़त्म होना चाहिए। हम कोई वहाँ पे कोई काबिज हुकूमत नहीं है कि ये कहें कि पुरअमन हमें अमन ले आए हैं। मैं जो बात जो कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि जी आपको इन मसलों से निकलना है और इस मुल्क को एक निज़ाम देना है। एक बात होती है इमरान खान दौर पूरा करेगा कि नहीं करेगा, जिस दिन इक़्तिदार में आता है नवाज शरीफ दौर पूरा करेगा या नहीं करेगा। अवैस वही साहब, ये मसाइल बहुत सारे जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल हैं, ये वज़ीरिस्तान के मसाइल हैं जी, ये बॉर्डर के मसाइल हैं, ये इतने सारे मसाइल ये हम समझते हैं कि हुकूमत ने भी हल करने हैं और इन संजीदा मसाइल में अपोजिशन ने भी अपना किरदार अदा करना है। अपोजिशन 16 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के जलसे के जरिए मसाइल हल करने जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीएम तो जाहिर बात है कि बहुत ही अपने वजन में हल्की हो चुकी है, आधे से कम वजन हो चुका है इसका। और जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी निकले हैं इसमें से, और दूसरा जो एक कंफ्यूजन नजर आती है बयानिए के अंदर, चाहे आप उसे गुड कॉप कह लें, बैड कॉप कह लें, या फिर वाक़तन जो है वो बयानिए के अंदर इख्तलाफ अगर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा या उनके वालिद नवाज शरीफ साहब के दरमियान अगर है, तो उसका जाहिर बात है कि उसके बाद वो डाइल्यूट होती है सिचुएशन, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा रेवोल्यूशन ले आएंगे।
पीडीएम में जो मेरे हिसाब में मीनार पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी डिसबल परफॉर्मेंस थी जलसे के अंदर, और उसमें मुंतज़मीन की भी काफ़ी गलती थी कि सर्दी के अंदर उन्होंने रात गए तक प्रोग्राम जारी रखा, और वो जो उसमें गिनती पूरी नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने भाप लिया कि अब इससे इस गुब्बारे में हवा नहीं है, उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। ये सारी जमातें इस वक्त जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहती है, अपनी संबंधियां 2023 के इलेक्शन के हवाले से कर रही है, और खुद तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है तभी यही मुझे रवैये लग रहे हैं, जिस तरह नया ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, जिस तरह फ्रेंडली बजट लेकर आए हैं, जिस तरीके से फंडामेंटल जो चेंजेस लाने का वादा किया था वो पूरी नहीं की, ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, ना उनका पुलिस रिफॉर्म्स हुई, तो वो भी अब 2023 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि आप नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दे दें? इस पे तो आप अपोजिशन लीडर से बात नहीं कर सकते इमरान खान साहब, लेकिन अगर जो ईसीपी के मेंबर्स की जो तैनाती थी उसमें तो आपने लेटर लिखा था शहबाज शरीफ साहब को, तो ये तजाद क्यों है? तो इंटेंट और ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, और पॉलिटिकली इतना पोलराइज्ड मुल्क हुआ है, उसके अंदर एक मुनज़्ज़म तौर पे तहरीक क्या चलाएंगे? जाहिर बात है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो न्याजी साहब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसके तनाजुर में इनके ऐलानात को देख लें कि अपने जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनको ज़रा मोबिलाइज करना चाहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये भी गलत होगा कि अगर हम सारी मुल्क की खराबियां एस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाल दें, और ये भी मुनासिब रवैया नहीं होगा हमारी जानिब से अगर हम सारे मुल्क के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सियासी क़ुव्वतों या सियासी जमातों की तरफ डाल दें। दोनों ही की गलतियां हैं और दोनों ही को ये तस्लीम करना चाहिए और तस्लीम करेंगे, उसके बाद ही आगे एक कोई सिर्फ का तयन होगा। इसी वजह से मैं समझता हूं ये सिर्फ का तयन किए बगैर जलसे हो रहे हैं, ये पीडीएम के जलसे। एक जुमला जी, नेशनल डायलॉग की जो बात है बिल्कुल सही है, नेशनल डायलॉग होना चाहिए जी, और उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होनी चाहिए, जुडिशरी भी होनी चाहिए, उसमें मुकर्रना भी होनी चाहिए, उसमें हमारे लेजिस्लेटर भी होने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई मजाक नहीं है। अगर इससे मामलात कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगे तो उससे कोई मजाक नहीं है। लेकिन ये मानना कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज बिगड़ गई, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ सही हुआ है और बहुत कुछ खराब हुआ है। और ये साहब आपके तवज्जो के लिए जो वैस साहब कह रहे हैं सही है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक चीज़ की तरफ मैं और आता हूँ, ज़रा उसको साथ शामिल कर लेते हैं। पिछले 3 महीने से शहबाज शरीफ साहब बैंकिंग कोर्ट से जाके अपनी ज़रूरी ज़मानत में तौसी ले रहे हैं। आज फिर वो गए और फिर उनको 31 अक्टूबर तक की तौसी मिली है। शहबाज शरीफ साहब की आज जो प्रोसिक्यूशन है FIA की टीम ने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि जनाब ये तो गलत कोर्ट से आके तौसी लेते आ रहे हैं, ये तो एंटी करप्शन की कोर्ट में जाके इनको जमानत लेनी चाहिए, ये बैंकिंग कोर्ट में किधर फिर रहे हैं। तो ये अचानक ख्याल 3 महीने के बाद FIA को आया। हमने प्रोसिक्यूशन टीम से पूछा कि जनाब ये अचानक क्यों ख्याल आ गया आपको, तो उन्होंने कहा कि ये हमें ख्याल किसी भी वक्त आ सकता है, ये हमारा कानूनी हक है, हम किसी भी वक्त जाके एतराज़ कर सकते हैं। गैर संजीदगी नजर आती है आपको FIA के मामलात में, ये कैसे देखते हैं? भाईजान फिर आपने एक ऐसा दुखता सवाल कर दिया, दिल दुखी कर दिया। यानी आप सोचिए 22 साल जिस इमरान खान साहब को हम जानते हैं, या जिस इमरान खान साहब जो इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है, उसके सबसे बड़े 2 नारे क्या थे? नंबर 1 रिफॉर्म्स, नंबर 2 एहतसाब। रिफॉर्म्स कितनी की? अपना पोस्टर बॉय अल्लाह उनकी मगफरत करे नासिर दुरानी साहब, उनको पंजाब से ऐसे निकाला कि चाय का कप ना पूछा और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। और एहतसाब एक आर्डिनेंस लाकर उन्होंने एहतसाब को का जनाजा पढ़ा दिया, दफनाना बाकी है। अब क्या आप FIA की बात करते हैं? अब क्या आप नैब की बात करते हैं? अब क्या आप किसी एहतसाब की बात करते हैं? ये जोकीला एहतसाब जो पहले हो रहा है या जो हो रहा है, अब इसमें से क्या आप निकालते हैं? शहबाज शरीफ साहब से क्या निकलेगा और बाकियों से क्या निकलेगा?
और बाकी शहबाज शरीफ साहब जो अब पहले नैब में पेश हो चुके हैं, वो जो 32 जाली कंपनियां थी, वो जो 2008 से 2016 के दरमियान एक गुड नेचर कंपनी में मुबैना तौर पर 7 अरब की हेर फेर थी, वो हरे रंग की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र जो 55 KH मॉडल टाउन से 91 F मॉडल टाउन पैसे ले जाती थी, वो हमजा शहबाज साहब का जो टाउन का प्लाट, वो शहबाज शरीफ साहब का अपना वो तमीना दुरानी साहिबा को वो जो 2 काटी लेके देना, वो नैब के उनके 16 सवाल जिनका कोई जवाब नहीं, 44 सवाल जिनके कोई जवाब नहीं, 20 सवाल जिनके कोई जवाब नहीं, वो मुश्ताक चीनी जो वादा माफ गवाह था, वो हमजा से वालिद का सवाल तो वालिद से पूछें। यानी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप से पूछा कि आप अपने बच्चों के बारे में, मैं नहीं जानता, अहले खाना के बारे में मैं नहीं जानता, मुलाजमीन के बारे में मैं नहीं जानता। वो 10 सालों से जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, इनके असासों में 70 गुना इजाफा, कोई कारोबार नहीं उनका था, कोई तनख्वाह नहीं लेते थे और वसारी टीटियाँ थी। वो सलमान शहबाज के असासों में 8000 गुना इजाफा, वो हमजा शहबाज साहब के असासों में 3000 गुना इजाफा। वो मलक अली अहमद कौन था जो सलमान शहबाज का क्लास फेलो था, जो CM सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर लगा हुआ था पॉलिसी एंड कंपनी, वो निसार गुल, वो मलक मकसूद, वो महबूब फेरी वाला, वो मंजूर पापड़ फरोश, वो ताहिर नकवी, वो कबाड़ी जिससे शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में पैसे गए, वो चाय वाले के 7 करोड़, वो घी वाले के 4 करोड़, वो ड्राई फ्रूट वाले के 45 लाख, वो शुगर मिल के 57 जाली अकाउंट्स, वो 20 छोटे मुलाजमीन, वो फलों सब्जियों मेडिकल स्टोरों कपड़ों की दुकानों खिलौनों PCO से करोड़ों की, और वो सारे तो ये इस तरह के और बड़े सारे हैं। वो अजहर हुसैन मुगल जो करोड़ों रुपए जो शहबाज शरीफ के मुबैना तौर पर अहले खाना के अकाउंट्स में, भट्टी साहब जो सारी तफसीलात आप बता रहे हैं ना, ये डिग आउट नैब ने ही की हैं। अब मैं ये जाती तौर पर वैसे समझता हूं कि नैब की कारकर्दगी इस केस को लेकर जो उसका प्रोब करना उसका काम था, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रही। अब अगर इस पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही या केस अपने मंतकी अंजाम को तो नहीं पहुंच रहा, तो उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो हमारे अदालती निज़ाम का एक स्ट्रक्चर जो है वो भी है। और अब आपके लिए हैरत की बात यह होगी कि नुसरत शहबाज पर अब चार्ज फ्रेम होने के बाद वो जो 13 गवाह अभी तक कलमबंद हुए ना, वो दोबारा से होंगे, यानी केस 2.5 साल पीछे वापस चला जाएगा। और ये जाहिर है हमारा अदालती निजाम है जिसकी वजह से ही हो रहा है। भाटी साहब भाईजान, ये इसमें कोई शक नहीं, ये पूरा निजाम बोसीदा है, नाकारा है, बदबूदार है, जिसमें सब कुछ शामिल है। आप किसी मुल्क में कभी होता है, यानी इस पे तो हम तीनों का, मेरा और काबिल एहतराम अवैस तौहीद साहब, आपका और काबिल एहतराम न्याजी साहब, हम सारों का है कि फौज को मार्शल लॉ नहीं लगाने चाहिए। इस पर भी है कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे सियासतदान जिन्होंने ये जो आते हैं, क्या ये इस काबिल हैं किसी असूल पर, किसी मंतक पर, किसी इखलाकियात पर खड़े हैं? क्या इनमें से कोई एक भी जमहूरी है? कोई एक मुझे बता दें। जो मर गए हैं, जो फौत हो गए हैं, उनको छोड़ दें। जो जिंदा है मैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई एक जमहूरी है जो असूल पर हो, मंतक पर हो और जमहूरियत पर खड़ा हो, या ज़हनी तौर पर जमहूरियत पसंद हो? 2 NK, मैं अक्सर बताता हूं, 2 NK गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किया कनाडा के वजीर आजम ने, $100 जुर्माना उसने भरा। स्लोवेनिया के सियासतदान ने सैंडविच चोरी नहीं किया था, उनसे जो जहां से वो कैफेटेरिया से सैंडविच लेके चला गया, वापस आके पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आपने चोरी किया है, रुकनीयत से निकल गया, रुकनीयत चली गई। एक सरकारी ठेका अपने दोस्त को देने पर इसराइल के वजीर, हमारा दुश्मन है, उसके वजीर आजम पर तहकीक। कारोबारी शख्सियात से तोहफे लेने पर एक और इसराइली वजीर आजम पर मुकदमे चल रहे हैं। इंतखाबात में ज्यादा खर्चा करने पर साबिक फ्रांसीसी सदर सरकोजी को 1 साल सजा बिल्कुल सही अगले दिन हुई है। सरकारी खर्च पर नाश्ता करने पर, सरकारी, ये सुनिएगा, सरकारी खर्च पर सिर्फ नाश्ता किया फिनलैंड की वजीर आजम ने, और उसके खिलाफ तहकीकात हैं। सवाबदीद से ज्यादा फंड अपने हल्के में खर्चने पर बरतानवी पार्लियामेंटेरियन की रुकनीयत चली गई। अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराने पर बरतानवी वजीर मुस्ताफी हो गए। ये कहां की मिसालें हैं? ये जमहूरियत होती है। हमें तो वो जमहूरियत मिली है जो 5% को अंडे बच्चे देती है, जो इलीट कैप्चर है। और अब ये नैब को छोड़ दें अल्लाह के नाम पे, ये जोकीलेत साहब को, इमरान खान साहब ने नैब का जनाजा पढ़ा दिया। इमरान खान साहब ने
क्यों पढ़ाया? क्योंकि अब जो माफियाज उनके बैठे हुए हैं, बीआरटी वाले, चीनी वाले, और वो जो आटा वाले और पेट्रोल वाले, और भट्टी साहब एक ब्रेक ले लिए, मुझे उनको बचाने के लिए उन्होंने सारा कर दिया। बिल्कुल सही है, इस पर गुफ्तगू आते हैं, लेकिन वो सवाल जो शहबाज शरीफ साहब FIA के सवालों के जवाब में कह रहे हैं कि मेरी बतौर ऑपोजिशन लीडर आवाज दबाने के लिए मुझसे ये सवाल किए जा रहे हैं। जाहिर साहब इस पर क्या राय देते हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए थे, तो उसी पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे थे। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए नए साहब आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब से 20 सवाल पूछे गए, फिर 25 सवाल पूछे गए, कई सवालनामे उनको भेजे गए। मुबारक में कहते हैं कि जाके मेरे बच्चों से पूछें, मेरी बीवी से पूछें, और मेरी ये जो तमाम बिजनेस है मेरे बच्चों और मेरी अहलिया के हैं, मेरा इससे ताल्लुक ही नहीं बनता। और फिर वो कहते हैं कि बतौर अपोजिशन लीडर मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मुझसे ये सवाल किए जा रहे हैं, ये सवाल करना ही मुझ पर दबाव डालना है। आप शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त समझते हैं? वो जो इल्ज़ामात हैं कि टीटीज़ आईं और उनकी बीवी के नाम पर आईं, जिनका कोई एसेट्स नहीं थे, जिनका कोई कारोबार नहीं था, 137 मिलियन की टीटीज़ कहाँ से आ गई? तो डिपेंडेंट नहीं थी वो शहबाज शरीफ साहब के? देखिए जी साहब, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि फिर ज़ाहिर है कि मुझे तकलीफ़ हुई है कि मेरी वजह से आप यंग मैन हैं और आप लोगों को होप देनी चाहिए। और जब आपको एक अजीब लगा है कि जी मैं जब भी आता हूँ मायूसी फैलाता हूँ, मैं कभी नहीं फैलाता था। आप मेरे अगर कॉलम पढ़े तो मैं हमेशा कहता था पाकिस्तान जो है कोई रोक ही नहीं सकता उसको 7वें आसमान को टच करने में। लेकिन 2-4 साल से जिस तरह से इवेंट्स होते रहे और जिस तरीके से सियासी इंतशार का शिकार रहे, और मैं एक बड़ा मेरा मुस्तनद किस्म का एक फ़िक्र है जो मैं अरसा दराज कॉलम के अंदर लिखता रहा, और उसके अंदर भी और उसको TV के ऊपर प्रोग्राम में बार बार कहता रहा कि कोई दुनिया की तारीख अगर जिसे पढ़ी है तो एक मुल्क जो सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार रहा हो और मुल्क जो है वो बच गया हो, और जो मुल्क जितना अरसा मुस्तहकम रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स रही हैं, उस वक्त तक पोलिटिकली स्टेबल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है जब से वजूद में आया सियासी अदम इस्तेकाम और इंतशार और अबतरी और अफसर तफरी का शिकार है। दूसरी बात यह है कि जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं जो है ना इमरान खान के केस में, ना शहबाज शरीफ साहब के केस में, ना परवेज़ खट्टर के केस में ना जज बनना चाहता हूँ, ना जूरी बनना चाहता हूँ, ना मैं डिसीजन करना चाहता हूँ। और उसके अंदर कुछ चीज़ है, क्योंकि मेरे नज़दीक 2 ही क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक पाकिस्तान के कानून हो सकते हैं जो कि हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, कहते तो हैं कि इस्लामिक हैं, और एक कुरान और सुन्नत हो सकती है। उसके क्राइटेरिया के ऊपर परखे बगैर किसी को आप मुजरिम नहीं ठहरा सकते। उनके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से है कि आप उनको ठहरा सकते हैं, नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और वो पहले जो फ़िक्र मैंने कहा है, इसको आपको बर्दाश्त करना होगा कि मेरा इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से बिल्कुल इत्मीनान हट गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान का केस चलता है और पैनामा के ऊपर नवाज शरीफ साहब का चलता है। दोनों के अंदर जो कानून के तालिब इल्म आप जो जानते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया जो है इस्तेमाल किया गया। वो कहता है लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई। और उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 10A है, वो ये कहता है कि हर पाकिस्तानी को जो है वो एक फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा और मुजरिम किसी को नहीं समझा जाएगा, हर एक को मासूम ट्रीट और लॉ का असूल भी है। तो ये शहबाज शरीफ पर भी इस तरह कमेंट कर देना सर, आज वाला केस जो है मैं ये बता रहा हूँ। देखें ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता। मुझे ये पता है कि इस हुकूमत के पास जब JIT बनी थी तो उसमें पता ये चला था कि सारे इदारे जो हैं अल्लाह के फजल करम से अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, पूरे वसाइल के साथ, चाहे वो ISI था, चाहे IB था, चाहे स्टेट बैंक था, चाहे FIA था, चाहे सारे अब इस हुकूमत के डिस्पोजल पे, और ये सारे इस्तेमाल हुए और हो रहे हैं। अगर है और गवाह भी हैं, क्योंकि इन्होंने तो कई ये चीज़ें बताई थी जी। यही एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को जब उस ब्रॉडशीट में अटैच किया गया तो देखा को नवाज शरीफ साहब को पैसे देने पड़े, उनको सिर्फ अटैच करने पर के बरतानिया में बताया गया। आखिर रियाज मलिक साहब के बरतानिया में उन्होंने आपको निकाल के दिया $250 बिलियन, और इसी गवर्नमेंट ने बजाय अपने जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को बजाय अपने कॉफर में रखने के या अपनी ट्रेजरी में रखने के, वो उठा के मलिक साहब के जो है अकाउंट में डलवा दिए और उसी बरतानिया। तो मुझे ये कहना यकीन जानो कि हम इतने
तसल्ली से, पता नहीं अल्लाह मियाँ को हमने जवाब देना या नहीं देना, चाहे मैं ब्रांड, मैं तो सिर्फ सियासी एनालिसिस करता हूँ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये मुल्क को इधर ले जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से, अब आप कह रहे हैं कि इदारों का निज़ाम जो वो बैठ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ जी कि, और मुझे आज अपने शो में भी भट्टी साहब ने को याद है कि अभी अपने शो में कहा है कि पिल डैड का वफद मिला जी, कोई 1.5 साल जनरल बाजवा साहब को, तो उन्होंने 2 बातें नवाज शरीफ के बारे में कही। उन्होंने कहा नवाज शरीफ डिसऑनेस्ट नहीं है, किसी उसके और भी कई साहब के इलाके थे अच्छा, कि जो उनके वालिद का बिजनेस था और उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया, ठीक, नवाज शरीफ बर्तन है, अभी वो उसको नहीं है। लेकिन एक जब आप कहते हैं कि डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन आप एक पूरा मीडिया ट्रायल 2014 से जब के पैनामा नहीं था तो भी यही सुनते थे कि इनको एक अंपायर को उंगली खड़ी करनी है और इसको इक़्तिदार छोड़ना है, फिर पैनामा आ गया तो भी इक़्तिदार छोड़ना है। तो मुझे पहले तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि मेरे नज़दीक मेरी ज़ाती राय है और इसको आप बर्दाश्त करें कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ है, जिसमें अरशद मलिक जैसे जज भी आ गए हैं और इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं और राना सनौला का ड्रग्स का केस भी आ गया है, इस निज़ाम से भागना, अवॉइड करना शरन जायज़ है, ये निज़ाम इंसाफ नहीं दे रहा। चलें, ये तो आपने फतवा दे दिया, शरन जायज़ है, लेकिन निज़ाम कमज़ोर है, निज़ाम टूटा फूटा है, इस निज़ाम के अलावा फिलहाल हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, इसी निज़ाम के इसीलिए हम इसी निज़ाम को डिस्कस करते हैं। निज़ाम के खिलाफ खड़े हो जाने चाहिए। सही है अवैस तोई साहब, मुझे सर ये बताइए, ये हम बहुत अरसे से एक तासुर ये मिल रहा है पिछले 3-4 महीने तो खास तौर पर कि वो जो प्रोब कर रही है FIA, शहबाज शरीफ साहब से सवाल करते हैं, शहबाज शरीफ साहब उसको जवाब नहीं देते। हमें तासुर ये मिल रहा है कि एक सवालनामा भेजा गया, उस सवालनामे का जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि बच्चों से पूछें, बीवी से पूछें और फलां से पूछें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उस ताल्लुक को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरी की पूरी फाइलें इदारों के पास ही नहीं, नैब के पास मौजूद है, FIA के पास मौजूद है, लेकिन हमारा जो निज़ाम है वो उस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा जिसके बाद हम कहें कि हाँ जी इसका फैसला हो गया। 3 साल हो गए, 110 में से 12 गवाहान के पर जरा मुकम्मल हुई है, वो भी अब नए सिरे से शुरू हो जाएगा क्योंकि नुसरत साहिबा पर अब चार्ज फ्रेम हुआ है। तो वैसे सब क्या मामला है, किधर को जा रहे हैं? देखिए असद, मुझे तो मुनीर नियाजी साहब का शेर याद आ जाता है, अगर शहबाज शरीफ साहब के कैंप में आप बैठ लें तो वो उनका लगता है कि अपने अमल का हिसाब क्या देते, सारे सवाल गलत थे, जवाब क्या देते। और अगर तहरीक इंसाफ के कैंप में जाके बैठ जाएं तो वो इसमें तरमीम कर देंगे शेर के अंदर, और वो शेर कुछ इस तरह यूं होगा कि अपने अमाल का हिसाब क्या देते, सारे अमाल गलत थे, जवाब क्या देते। तो ये तो बस अब एक पॉलिटिक्स की नजर हो गया है असद, तो एक इतनी पोलराइज एनवायरनमेंट हो गई है। और ये बात न्याजी साहब की बात से, मैं जाहिर बात है कि फतवा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये वो बात कर रहे थे, जो उसकी स्पिरिट है, वो ये बात तो तय है असद कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब का जो मैकेनिज्म है, निज़ाम है, वो किसी ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में या कटहरे में ला के इंसाफ दिलाने के क्या ना मुतामिल हो सकता है, ना काबिल है। इतनी ज्यादा फ्लॉज हैं, इतना। जी हाँ भट्टी साहब, आपके पास आ रहा हूँ, जरा मैं और बारे में समझना चाहता हूँ, आपके ख्याल में ये ऑपोजिशन को ये पेट में क्या है, मतलब खुश है अंदर से इस ऑर्डिनेंस पे सिवाय एक आध शिक के, या वाकई इसको मुस्तरद कर रहे हैं और समझते हैं कि नहीं ये बड़ा जुल्म हो गया है, या ऑपोजिशन भी समझती है कि चलें हुकूमत को तो फायदा होगा, हमें भी होगा। क्या आपके ख्याल में अंदरूनी कैफियत क्या हैं ऑपोजिशन की? ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामदीद। भट्टी साहब, आज लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, मीडिया के सामने पहली अपीयरेंस दे रहे हैं, सेहतयाबी के बाद वो गिर गए थे, तो आकर बड़े जोर शोर से मुस्तरद करेंगे, भाई ये जो ऑर्डिनेंस है ये बड़ा जुल्म है, ये तो NRO है जो अपनी हुक्म दे रहे हैं और हम इसको टोटली मुस्तरद करते हैं। हल्के फुल्के अल्फाज में तो उन्होंने कहा है, और ख़बर ये भी आ रही है कि शायद वो उसकी कुछ शिकों को चैलेंज भी करें और वो शिकें एक्सटेंशन से मुतल्लिक ही हो सकती हैं। तो भट्टी साहब, क्या अपोजिशन भी खुश है हुकूमत के साथ साथ इस ऑर्डिनेंस की बेशतर शिकों पर? देखिए, क्यों नहीं खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब से पहले अपोजिशन के मिसाक जमहूरियत में क्या था, नैब ख़त्म करना। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि नैब के पर काटने हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि ये डिक्टेटर का तोहफ़ा है,
इसे ख़त्म करना चाहिए। मरियम नवाज साहबा क्या कहती थी कि ये काले कवानीन वाला है। बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते थे कि ये नैब जो है ये सियासी इंतकाम करता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। जरदारी साहब क्या कहते थे कि ये नैब जो है, ये नैब और मईशत या नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। शाहिद खकान अब्बासी क्या कहते थे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन किया, नैब बुरा है। और इसी तरह पूरी अपोजिशन रोज़ कहती थी कि ये इसे ख़त्म होना चाहिए, ये बुरा इदारा है, इसे ख़त्म होना चाहिए। तो खुश होना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो उनका काम किया, अपोजिशन का काम किया है। वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते, नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और वो लाती ये ऑर्डिनेंस, तो आज इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में आग लगा देनी थी कि ये क्या कर दिया। आपको याद होगा इमरान खान साहब का एक बयान कि जब पीपल्स पार्टी कोई ऑर्डिनेंस लाना चाह रही थी नैब में, तो इमरान खान साहब ने कहा ऑर्डिनेंस ना लाओ, वजीर आजम बदलो, मेरे पास नैब होता, तीन महीने नैब मुझे दे दो, सारे करप्ट्स को मैं अंदर कर दूंगा। आज उसी इमरान खान साहब ने ये एक शेमफुल ऑर्डिनेंस लाकर तबाही फेर दी, इस एहतसाब को मजीद जोकीला बना दिया। यानी हमारी अदालतें, अब मैं अक्सर कहता हूँ वो मुल्क जहाँ की अदालतें धनिया चोर, एक गरीब आदमी मुझ जैसा धनिया चोर जो होते हैं, हमारे जो गरीबों में से होते हैं, साल जेल, जो मुर्गी चोर सुप्रीम कोर्ट में उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाए। और इसके अलावा जो बाकी सारे वो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस में एक फंसा 9 लाख का पान फरोश, 5-6 दिन उससे जेल हुई, 6 साल वो जेल में रहा, हवालात में रहा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और गारंटर हैं भाई, और उनको पहले भी 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ मिला। शहबाज शरीफ पेश ना भी हों, जमानती मुचलके ना भी जमा करवाएं, जमानत में तोसी हो जाती है। हमजा शहबाज को छुट्टी वाले दिन घर में बेसमेंट में इंसाफ मिल जाता है। मरियम नवाज साहबा के बारे में अदालत कहती है नैब को कि जब आपने इनको गिरफ्तार करना हो 10 दिन पहले बताएं। इसी तरह प्रोडक्शन आर्डर्स पे आर्डर, इसी तरह घर उनकी सब जेलें करार होती हैं। सिराज दुरानी साहब हैं स्पीकर सिंध असेंबली, उन पे इल्जामात सही हैं या गलत ये प्रूव होना, हो सकता है गलत हों, लेकिन उन पे वो नैब के मुल्ज़म हैं और पूरा हाउस चला रहे हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर का गलत होगा लेकिन वो नैब के मुल्ज़म हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब नैब के मुल्ज़म हैं। इसी तरह सारे 80% यानी ये आप ये जो स्कैंडल जे और वो, इनको नहीं, इनके लिए ये अदालतें, ये निज़ाम बड़ा सूट करता है। ये जो सारा ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले भी कुछ नहीं था, इस ऑर्डिनेंस ने तो मजीद दफना दिया, सारा कुछ कर दिया। तो बात बुनियादी तौर पर यह है, देखिए ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा भाईजान। ये कितनी देर आप चला लेंगे, कितनी देर हम गरीबों को, आपको याद है कि कुछ, या आपको पता है कुछ कि कितने इस वक्त जेल में कैदी हैं जो आम कैदी हैं? जी हाँ। कितने लोग हैं? वो सरगोदे की रानी जो 19 साल जेल में रही और एंड पर अदालत को उससे माजरत करना पड़ी कि आप गलत मुकदमे में, उसके 19 साल कौन लाएगा? राना सनाउल्लाह की 2 साल से फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। कितने हैं जो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अवैस तो साहब सर, राना सनाउल्लाह साहब का मैं कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब का मेरा ये मानना है कि उनका जो हीरोइन वाला और वो चर्च वाला, मैं नहीं मानता कि वो सही केस होगा। वो सर सही हो या ना हो, वो गलत साबित करने के लिए भी फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए ना। फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही, 2.5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। अवैस साहब सर ये ऑर्डिनेंस नहीं भाईजान, 6 आखिरी बात 6 रेफरेंसेस है जरदारी साहब के खिलाफ। अगले दिन वो कामरान खान बता रहे थे 6, और एक साल में एक सिर्फ उन्होंने पर्सनल उनकी पेशी हुई है जी। तो ये हमें सहूलतें हैं, ये हम सही बात आदमी को सहूलतें हैं, राइट जी। हमें तो वो जानवरों वाली बंद प्रिजन वैन और वो बख्शी खाने, वो हवालातों में छितर, थानों में छितर, हर जगह छितर। हमें तो वो है कि जो पूछते बाद में है, हाथ बाद में पकड़ते हैं, गालियां और छितर पहले पड़ते हैं जी। वैसे पूछते हैं कि जनाब अली आपका कौन सा दिन फ्री? अभी आप जिस पेशी पर गए थे, मैं आपका वीलॉग ही सुन रहा था, तो उसमें अदालत का जज पूछ रहा था कि आपके पास कौन सा दिन फ्री है। तो ये हमें सहूलतें हैं,
शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे निजाम 3 है, हफ्ते एक elite capture का 3 निजाम, हफ्ते elite 3 का हफ्ते की निजाम है, तारीख दे इसमें दें हम और नहीं 3 हफ्ते की तारीख उनको मिल गई। ये तो चलें अच्छी बात है, उनका जो है वो उनकी मसरूफियात के हिसाब से टाइम रख दिया गया। और वैसे साहब ये ऑर्डिनेंस पे ज़रा कमेंट कर देना कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों का एक तरह से गैर एलानिया इत्तफाक ही है इस पर। नहीं, ऐसा देखिए, तो आप एक सियासी इंतशार के माहौल में आप मुल्क को ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। सिर्फ इस ऑर्डिनेंस की बात नहीं करें, हर 1-2 महीने के बाद आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं, चाहे वो काजी फाइज़ साहब का हो, चाहे वो के खिलाफ हो, चाहे वो ECB के अरकान की तैनाती के मामले में हो। आप एक सीरीज है और फिर आपकी तौजी ये है कि जी आप अपोजिशन आपके साथ बैठती नहीं है। भाई, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपोजिशन को बिठाएं। आप तो कहते हैं सारे चोर हैं, सारे लुटेरे हैं, डाकू, इस तरह आप करेंगे। देखिए, हर ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होती है वो 60 दिन की होती है और 60 दिन के बाद उसको पार्लियामेंट में लेके जाना होता है मजीद 30 दिन की तौसी के लिए। अब उस पर अगर हुकूमत ये मनमानी करे कि नहीं भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के जरिए हम करा लेंगे और एक सेनेट और उसके जब बैठेंगे सारे लोग तो हम उसमें अक्सरियत हासिल करें, इस तरीके से नहीं हो सकता। ये सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहा है। इसमें कोई इस्लाहात नहीं हो रही, इसमें कानून साजी का फुकदान है। और फिर जो मगरबी सरहद के ऊपर जो बहरान खड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, और जो आपके ऑलरेडी टेंशन इस वक्त बिल्डअप हो रही है वाशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ, उसको सियासी कुव्वतों को बैठ के ठीक है। राइट सर, बहुत शुक्रिया हफीजुल नई साहब, ओवैस इरशाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।